वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए हम लोग चैप्टर 19 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 3 क्वेश्चन लगभग आपको 2 to 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं और इसमें 2-3 चीज़ें काउंटर करंट मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यूरिन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन लगे हाथ पूरा ही चैप्टर पढ़ते हैं हमेशा की तरह। तो हम लोग का नया चैप्टर आज चालू होने जा रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, जो मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं, उनका एलिमिनेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एलिमिनेशन। एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयन। किसी भी एनिमल की बॉडी में ये जो प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, ये उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं और हम लोग देखेंगे कि इसका एक्सक्रीशन भी साथ के साथ करना है। एनिमल प्रोडक्ट का हमको एक्सक्रीशन भी साथ के साथ करना है, ठीक है जी। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, मेनली अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड में कोई भी हो सकता है, वो अभी आगे डिस्कशन होता है कौन से ऑर्गेनिजम्स में कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयन। आयन लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट एटसेट्रा। आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी, या तो उसकी बॉडी में ये आयन, ये मेटाबॉलिक वेस्ट बने हैं ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और बाय अदर मीन्स लाइक इंजेक्शन, या किसी और तरीके से कि आपने कुछ खाया है ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वजह से इंजेक्शन, कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपने खाया कि आपकी बॉडी में ये सब चीज़ें आई हैं। दिस सब्सटेंसेज हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली। और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है कि इन सब्सटेंसेज को आंशिक रूप से या पूर्णतः बाहर करे बॉडी के। एनिमल बॉडी कैन स्टोर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट बट दे आर अनेबल टू स्टोर प्रोटीन्स और अमीनो एसिड। एनिमल बॉडी में इस बात की तो क्षमता है कि वो कार्बोहाइड्रेट या फैट का स्टोरेज कर लेगी, लेकिन प्रोटीन का स्टोरेज या अमीनो एसिड्स का स्टोरेज नहीं हो सकता। देयरफॉर अमीनो एसिड्स मस्ट बी यूटिलाइज्ड इमीडिएटली और देयर अमाइनो ग्रुप मस्ट बी रिमूव। तो अमीनो एसिड का अगर स्टोरेज नहीं हो सकता तो अमीनो एसिड्स को साथ के साथ बॉडी से हमें निस्तारण करना पड़ेगा, या तो साथ के साथ हम उससे कोई और प्रोडक्ट बना लें, या साथ के साथ उसको बॉडी से एक्सक्रीट करते चले। तो अमीनो एसिड मस्ट बी रिमूव कंप्लीटली, और या उसका हम अमाइनो ग्रुप रिमूव करके, जिसको हम लोग डीएमिनेशन बोलते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन एक बार आ चुका है ऑल इंडिया पीएमटी में कि व्हाट इज डीएमिनेशन। तो व्हाट इज डीएमिनेशन अगर आता है तो आपको व्हाट इज डीएमिनेशन में अगर ये आपसे पूछा जाए व्हाट इज डीएमिनेशन, डीएमिनेशन इज द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। डीएमिनेशन क्या है? व्हाट इज डीएमिनेशन? तो आपका जवाब होगा रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप का रिमूवल फ्रॉम द अमीनो एसिड, दैट इज द डीएमिनेशन। और डीएमिनेशन की प्रक्रिया मुख्यतः हो कहाँ रही है? डीएमिनेशन की प्रक्रिया मुख्यतः हो रही है हमारे लीवर में। लीवर इज द प्राइम साइट फॉर द डीएमिनेशन रिएक्शंस। लीवर के अलावा किडनी में भी डीएमिनेशन होता है, और स्केलेटल मसल्स में, और स्केलेटल मसल्स में भी डीएमिनेशन होता है। तो ये 3 याद रख लीजिएगा। चलिए डीएमिनेशन समझने के बाद हम लोग वापस चले। तो डीएमिनेशन की प्रक्रिया लीवर में होती है, अमाइनो ग्रुप रिमूव कर दिया जाता है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड से हम लोग कोई और दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते, उनको साथ के साथ रिमूव करना पड़ेगा, या साथ के साथ हमें उसका कोई दूसरे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट में उसको बदलना पड़ेगा। तो जब अमीनो एसिड से आपने रिमूव कर दिया अमाइनो ग्रुप, तो क्या बचेगा? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और कन्वर्ट कर सकते हो इनटू द कार्बोहाइड्रेट और फैट। ओके, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट के सबसे ज़्यादा मेजर फॉर्म क्या है?
ammonia, urea and uric acid. And what is nitrogenous waste? Metabolic product which are waste in nature and containing nitrogen, that metabolic waste are called nitrogenous waste. हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन से बन रहे वेस्ट जो प्रोडक्ट हैं, जो कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट हैं, वो हमारे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट अक्सर आप सुनते होंगे टर्म नाइट्रोजिनस वेस्ट। हम लोग बोल किसको रहे हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट हम लोग बोल रहे हैं जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप जो उत्पाद बन रहा है, उस उत्पाद में अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग, इट इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, देन इट इज सेड टू बी द नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, नाइट्रोजिनस वेस्ट। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, और इन तीनों में तीन आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे नाइट्रोजिनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इन तीनों में अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है एंड यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक। अमोनिया सबसे ज़्यादा डिजोल्वेबल है वाटर में, यूरिक एसिड सबसे कम। तो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, वेयर एज यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, कैन बी रिमूव विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो हम लोग देखेंगे, आपने इवोल्यूशन में भी देखा पढ़ा है, और वैसे भी जानकारी हम लोग को कि लाइफ है ओरिजिनेटेड इन द सी, इन द वाटर। लाइफ का ओरिजिन वाटर में हुआ। तो जो शुरू के ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्वेटिक आपको हैबिटेट में मिलते हैं, बाद में ये अडेप्टेशन आया और एनिमल्स जो हैं वाटर से निकल के टेरेस्ट्रियल लैंड पे आ गए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आ गए, और तब उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि भाई अब एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अगर हम नाइट्रोजन रखेंगे तो वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। वाटर को कंजर्व करने के लिए उन्होंने एक एडेप्टेशन उनकी बॉडी में हुआ कि वो लोग अमोनिया को यूरिया में बदल के एक्सक्रीट करने लगे, क्योंकि यूरिया लेस टॉक्सिक है और इसके एक्सक्रीशन के लिए लेस वाटर इज रिक्वायर्ड इन कंपैरिजन टू द अमोनिया, वेयर एज अमोनिया इज very toxic and it required a lot of water for its removal. So whereas uric acid being the least toxic form can be removed with the minimum loss of water. तो बहुत कम वाटर लॉस की सहायता से भी यूरिक एसिड रिमूव किया जा सकता है। On the basis of excretory waste, animal can be divided into three major group. Excretory waste के बेसिस पे एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू द थ्री मेजर ग्रुप। एनिमल को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट की सहायता से। एक्सक्रीटरी वेस्ट के बेसिस पे, एक्सक्रीटरी वेस्ट के बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को तीन ग्रुप में बांट सकते हैं। तो पहला ग्रुप है हमारा अमोनोटेलिक। भाई कोई भी एनिमल, उसका चीफ एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है? अगर वो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है तो कहलाएंगे अमोनोटेलिक, अगर वो यूरिया एक्सक्रीट कर रहा है तो कहलाएगा यूरियोटेलिक, और अगर वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहा है तो कहलाएगा यूरिकोटेलिक। तो अमोनोटेलिक एनिमल्स आर दोज विच आर एक्सक्रीटिंग अमोनिया एज अ प्राइम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनोटेलिक एनिमल्स, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। जो अमोनिया एक्सक्रीटिंग है वो अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म इज द प्रोसेस एंड द एनिमल्स आर सेड टू बी द अमोनोटेलिक। उन एनिमल्स के लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे अमोनोटेलिक, एंड अमोनोटेलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया एज अ मेजर प्रोडक्ट, चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट। मैनी एक्वेटिक एनिमल्स लाइक प्रोटोजोवन, अमीबा, पैरामीशियम, स्पंजेस, हाइड्रा एक्सेट्रा वो अमोनोटेलिक ही है, वो अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं। मैनी बोनी फिशेस, अब देखिएगा बोनी फिशेस हमारी ऑक्सिक्थीज, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। एक्वेटिक एम्फीबियन में कौन? एक्वेटिक एम्फीबियन में हमारा फ्रॉग, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक मोलस्क आर द मोनोटेलिक इन नेचर। तो ये हमारे अमोनोटेलिक है, अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले हैं। एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक मोलस्क। अमोनिया एज इट रेडिली सोलूबल इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस। अमोनिया क्योंकि बहुत ज़्यादा घुलनशील है, इसलिए ये आसानी के साथ एक्सक्रीट कर दी जाती है जल्दी से बॉडी सरफेस की सहायता से, डिफ्यूजन के माध्यम से, और थ्रू गिल सरफेस या गिल के द्वारा।
गिल की सरफेस से एक्सक्रीट हो जाती है एज अमोनियम आयन, अमोनियम आयन के रूप में। अमोनिया का एक्सक्रीशन या तो बॉडी सरफेस से अमोनियम आयन के रूप में या गिल से अमोनियम आयन के रूप में। इसके बाद एक मैंने निमोनिक बनाया है रटने के लिए, क्योंकि ये 6 जो ऑर्गेनिज्म है ये अक्सर आपसे पूछे जाते हैं कि इनमें कि ये कौन से मोड ऑफ एक्सक्रीशन, कि इनमें मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है। तो लाल ENT, लाल L, पहला जो L है इट्स स्टैंड्स फॉर लीच, A फॉर एस्केरिस, L फॉर लीवर फ्लूइक हमारा फेशियोला हेपेटिका, E फॉर अर्थवर्म, N फॉर नेरिस एंड T फॉर टेपवर्म। लाल ENT ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं 6 ऑर्गेनिजम्स, ये 6 के 6 अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। तो बोनी फिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक मोलस्क, ये सब कैसे हैं? अमोनोटेलिक है। अब हम लोग आ जाएं यूरियोटेलिक एनिमल्स पे। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेट, स्थलीय अनुकूलन के लिए आवश्यक है। अगर हम जल से निकल के स्थल वाली लाइफ में जीने लगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आ गए, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन is necessitated that production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conversion of water, कि वाटर को कंजर्व करने के लिए यूरिया या यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन किया जाए, अमोनिया का एक्सक्रीशन ना किया जाए। अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो अमोनिया का एक्सक्रीशन ना करके यूरिया और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन किया जाए, जिससे हम लोग बचा लें किसको? वाटर को कंजर्व कर लें। मैनी सेमी एक्वेटिक एम्फीबियन लाइक फ्रॉग एंड टोड। तो इसके बाद आइए आप सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस पे आइए। सेमी एक्वेटिक एम्फीबियन में कौन आएंगे? फ्रॉग एंड टोड। सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल, सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल में कौन आएगा? टर्टल एंड एलिगेटर। तो सेमी एक्वेटिक एम्फीबियन हमारे फ्रॉग, टोड, सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल, टर्टल, एलिगेटर। मैमल्स, मैराइन फिशेस हमारी कॉन्ड्रिक्थीस, जिनमें कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन है, एंड आर कॉल्ड, ये सब कैसी है मैराइन फिशेस? मेनली एक्सक्रीट यूरिया, वो मुख्य रूप से यूरिया एक्सक्रीट कर रही हैं और उसको हम लोग यूरियोटेलिक एनिमल्स बोल रहे हैं। यूरिया इज लेस टॉक्सिक एंड लेस सोल्यूबल इन नेचर। यूरिया जो होगी कम विषैली और कम सोल्यूबल वाटर में है। यूरिया एक्सक्रीशन इज यूरियोटेलिज्म, और यूरिया का एक्सक्रीशन यूरियोटेलिज्म कहला रहा है। हाउ यूरिया इज प्रोड्यूस, अब यूरिया कैसे बनती है तो इस पर ध्यान दे लीजिएगा। ये एज सच एनसीईआरटी ने मिस कर दिया है। एनसीईआरटी इस बाबत कोई बात नहीं करती, लेकिन इसमें हम लोग समझ लें कि यूरिया कैसे बनती है। यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में पचाया जाएगा तो आखिरी में आके यूरिया बन जाएगा। लीवर कन्वर्ट्स टॉक्सिक अमोनिया इनटू मच लेस टॉक्सिक यूरिया। तो लीवर क्या करता है जी? लीवर टॉक्सिक अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है लेस टॉक्सिक यूरिया में। यूरिया साइकिल और क्रेब हैंसलीट साइकिल। यूरिया साइकिल, यूरिया फॉर्मेशन जो लीवर में हो रहा है उसके लिए हम लोग बोलते हैं यूरिया साइकिल से यूरिया फॉर्मेशन होता है, उसी के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्रेब्स हैंसलीट साइकिल। तो यूरिया साइकिल और क्रेब्स हैंसलीट साइकिल में क्या हो रहा है? यूरिया हैज 2 अमाइनो ग्रुप, यूरिया फॉर्मेशन हो रहा है। यूरिया में 2 अमाइनो ग्रुप होंगे, याद रखिएगा। 1 डिराइव फ्रॉम अमोनिया, एक मिल रहा है हमको अमोनिया से और एक मिल रहा है एस्पार्टेट से। 1 फ्रॉम एस्पार्टेट, 1 डिराइव फ्रॉम अमोनिया एंड 1 फ्रॉम द एस्पार्टेट। कार्बन सप्लाइड बाय CO2, और कार्बन का सप्लाई किसने किया है? CO2 ने। यूरिकोटेलिक एनिमल्स पे आ जाइए। यूरिकोटेलिक एनिमल्स एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन यूरिकोटेलिज्म कहला रहा है। एंड एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक, और वो एनिमल्स जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर रहे हैं वो यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहलाएंगे। एनिमल्स विच लिव इन ड्राई कंडीशन हैव टू कंजर्व वाटर, वो एनिमल्स जो ड्राई कंडीशन में रह रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वो वाटर को सेव करें, कंजर्व करें। दिस एनिमल्स एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट एज एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट। अब ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को ये एनिमल्स जो कि आपको ड्राई कंडीशन में मिल रहे हैं, ऐसी कंडीशन में मिल रहे हैं जहाँ वाटर की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, ये उसको नाइट्रोजिनस वेस्ट को यूरिक एसिड में बदलेंगे, तब उसको एक्सक्रीट करेंगे।
और इन द फॉर्म ऑफ पैलेट, पैलेट का मतलब है छोटे छोटे कण या कहिए कि ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्स, और पेस्ट या पेस्ट के रूप में, विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, और पानी को सबसे ज़्यादा बचा के रखेंगे, एंड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल्स, इनको हम लोग यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं जो यूरिक एसिड को एक्सीड कर रहे हैं। लैंड रेप्टाइल्स, वो रेप्टाइल जो लैंड में मिल रहे हैं आपको, लिजर्ड एंड स्नेक्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड मोस्ट इंसेक्ट, तो लैंड रेप्टाइल्स आपको यूरिकोटेलिक मिलेंगे, बर्ड्स आपको यूरिकोटेलिक मिलेंगी, मोस्ट इंसेक्ट आपको यूरिकोटेलिक मिलेंगे। कम अंडर दिस कैटेगरी, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल हैं ये इनसॉल्युबल इन वाटर है एंड नॉन टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक है, सो कैन बी रिटेन्ड इन द बॉडी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए इनको बॉडी में काफ़ी देर के लिए रखा जा सकता है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके जी, आगे आइए, ये देखिए यूरिया साइकिल, इसमें आपको साइकिल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रख ले तो बहुत अच्छी बात है, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। तो सिट्रुलिन, आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन, ओ, ऑर्निथिन, तो अभी आपने देखा था कि CAA आया था और बहुत दिनों तक उसकी चर्चा रही, तो CAA, सिट्रुलिन, आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनिन, ओ, ऑर्निथिन, CAAO, CAAO से याद रख लीजिएगा। ऑर्निथिन से मिला कार्बोमाइल फॉस्फेट, सिट्रुलिन बना, और जब आर्जिनिन का कन्वर्जन ऑर्निथिन में हो रहा तो यहाँ पे देखिए यूरिया फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिया फॉर्मेशन जो लीवर में हो रहा, ये चक्र है जिसको हम लोग यूरिया साइकिल या क्रेब्स हैंसलिट साइकिल बोलते हैं। तो सिट्रुलिन, सिट्रुलिन का कन्वर्जन आर्जिनोसक्सिनेट में, आर्जिनोसक्सिनेट का कन्वर्जन आर्जिनिन में, और आर्जिनिन से बना फिर ऑर्निथिन, तो आर्जिनिन से जब ऑर्निथिन बना, आर्जिनिन से कंबाइंड हुआ H2O और यूरिया बन गई। तो यूरिया के लिए जो हम लोग का इंपेरिकल फार्मूला है वो है NH2CO NH2, NH2CO NH2। आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपसे यही पूछा जाता है कि इसमें ये जो दो अमाइनो ग्रुप हैं कहाँ से आए, एक तो अमोनिया से आया है, दूसरा एस्पार्टेट से आया है, यही याद रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत काफ़ी है, मोर देन इनफ है। कार्बन, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से, तो NH2CO NH2 जो बनना है हमारे लीवर में, ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल का नाम याद रखना है आपने, यूरिया साइकिल, क्रेब्स हैंसलिट साइकिल, occurring in the liver, and it contains urea molecule contains 2 amino group, one is contributed by the aspartate and the another one is contributed by the, किसने कंट्रीब्यूट किया, अमोनिया ने, यही आपसे पूछा जाएगा। 2 अमाइनो ग्रुप, माइनर ग्रुप ये गलत छप गया, 2 माइनर ग्रुप अमोनोटेलिज्म। अब इसके बाद ये हो गया हमारा यूरिया के बारे में बातचीत। अब हम लोग अगले आ रहे हैं अमीनोटेलिज्म पे। सर्टेन इनवर्टिब्रेट, सम मोलस्क, इकाइनोडर्मेट एक्सक्रीट अमीनो एसिड्स एंड नोन एज अमोनोटेलिज्म। अमाइनोटेलिज्म कुछ आपको ऐसे दिखेंगे, इनवर्टिब्रेट्स लाइक मोलस्क और इकाइनोडर्म, देखिए 3 तो आपकी बुक में दे रखे हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म, लेकिन यहाँ पे 2 मैं आपको और मेंशन करना चाहता हूँ जो आपके ट्रूमैन बायोलॉजी में मेंशन है और कई बार उससे क्वेश्चन आ जाता है। अमाइनोटेलिज्म, अमीनोटेलिज्म या अमाइनोटेलिज्म, सर्टेन इनवर्टिब्रेट, सम मोलस्का एंड इकाइनोडर्म्स, मोलस्का के मेंबर या इकाइनोडर्मेटा के मेंबर ये आपको दिखेंगे कि अमीनो एसिड सिक्रीट कर रहे हैं, तो वो एनिमल्स जो अमीनो एसिड सिक्रीट करेंगे वो कहलाएंगे अमाइनोटेलिज्म। अमाइनोटेलिज्म इज द प्रोसेस एंड अमाइनोटेलिक इज द ऑर्गेनिज्म। तो अमाइनोटेलिज्म अमीनो एसिड सिक्रीट करना और अमीनो एसिड सिक्रीट करने वाले अमीनोटेलिक इन नेचर, अमाइनोटेलिक इन नेचर। ग्वानोटेलिज्म, स्पाइडर एक्सक्रीट ग्वानिन एंड सेड टू बी ग्वानोटेलिज्म। ऐसी चीज, ऐसे लोग जो ग्वानिन का एक्सक्रीशन कर रहे हैं वो ग्वानोटेलिज्म प्रोसेस और ग्वानोटेलिक कहलाएंगे। हमारे स्पाइडर जो है ग्वानिन सिक्रीट करते हैं। अब ये तो हो गई बातें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में, नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में, और उस लिहाज से हम लोगों ने ग्रुप देख लिए, कैटेगरी देख ली कि कौन सा एनिमल किस कैटेगरी में आ रहा है। एक चीज आखिरी में यहाँ पे मेंशन नहीं है स्लाइड में, वो आप लिख लो अपने पास कि हमारे अर्थवॉर्म और एस्केरिस ये डोइल हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दिखाते हैं, डोइल एक्सक्रीशन दिखाते हैं। अगर इन पानी की बहुतायत में ये हैं,
भले हमारा एस्कैरिस, भले अर्थवर्म, अगर उसके आसपास पानी की उपलब्धता मजे की है, देन दे विल स्टार्ट एक्सक्रीटिंग अमोनिया, वेयर एज इन दैट केस व्हेन water is not plenty, water is not available in plenty of amount, then they will start excreting यूरिया। तो अमोनोटेलिज्म और यूरियोटेलिज्म दोनों ही दिखाते हैं हमारे एस्कैरिस और अर्थवर्म, याद रख लीजिएगा। और एक चीज़ और है, हमारा मैच्योर फ्रॉग जो है, मैच्योर फ्रॉग दिखाएगा यूरियोटेलिज्म, और टैडपोल लार्वा इसका दिखाता है अमोनोटेलिज्म। तो ये दो बातें हैं जो आपने साथ में नोट कर लेनी है। आइए एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे आते हैं हम लोग। In most of the invertebrate, these structures are simple tubular forms, whereas vertebrate have a complex tubular organs called kidney. ज़्यादातर इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें आप देखेंगे कि जो एक्सक्रीशन हो रहा है सिंपल टुबुलर फॉर्म से हो रहा है। कुछ ना कुछ उनकी बॉडी में ऑर्गन ऐसे हैं जो सिंपल टुबुलर ऑर्गन है, और उन्हीं की सहायता से या अपने बॉडी की सहायता से, जनरल बॉडी सरफेस से वो लोग एक्सक्रीशन कर रहे हैं। वेयरएस जो हमारे हायर जो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स में आपको कॉम्प्लेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्रेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन द प्लेटेलमेंथीज। प्लेटेलमेंथीज में इसने जिक्र करना चालू किया क्योंकि प्लेटेलमेंथीज से पहले के जो है पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, उसमें आप देखेंगे कि जनरल बॉडी सरफेस से बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन एक्सक्रीशन हो रहा है। लेकिन फ्लेम, ये हमारे प्लेटेलमेंथीज से आपको कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो एक्सक्रीशन में मेनली रोल प्ले कर रहा है। तो प्लेटेलमेंथीज में आपको क्या देखने को मिल रहा है? प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन द प्लेटेलमेंथीज, फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया, सम एनिलिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स। और कुछ एनिलीड में भी ये देखने को मिलेंगे और कुछ सिफेलोकॉर्डेट में भी, जैसे कि एम्फियोप्सिस में, लैंडस्लेट में देखने को मिलता है। प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमली कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड बैलेंस। प्रोटोनेफ्रिडिया का काम क्या है? आयनिक बैलेंस या फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखना। तो प्लेटेलमेंथीज के बाद क्या? एस्कैरिस। एस्कैरिस में मिलती है रेनेट सेल, जॉइंट सेल मिलती है रेनेट सेल। एस्कैरिस के बाद कौन आएंगे? एस्कैरिस के, एस्केलमेंथीज के बाद हमारा एनिलिडा। एनिलिडा में क्या मिल रहा है? एनिलिडा में नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड्स। तो एनिलिड में आपको नेफ्रिडिया देखने को मिलेंगे। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ आयनिक बैलेंस। नेफ्रिडिया किस में हेल्प कर रहे हैं? हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प कर रहे हैं, एंड मेंटेन अ फ्लूइड आयनिक बैलेंस, और फ्लूइड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। Malpighian tubules are the excretory structure of most of the insect, including cockroach. Malpighian tubules are the excretory structure of most of the insect. Malpighian tubule are the excretory structure of most of the insect, including cockroach. इंसेक्ट्स में आर्थ्रोपोड में क्या मिल रहा है? Malpighian tubules मिल रही हैं। Malpighian tubules help in removal of nitrogenous waste and osmoregulation. तो इनका काम क्या है? ये हेल्प कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में और ऑस्मो रेगुलेशन में। एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन। प्रॉन में आपको एक्वेटिक जो आर्थ्रोपोड है उसमें क्या मिल रहा है जी? उसमें आपको एंटीनल ग्लैंड्स या कॉक्सल ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स, सॉरी कॉक्सल ग्लैंड नहीं, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स, एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स आपको मिल रही हैं प्रॉन में। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन अलग अलग प्रीएमटी में आ चुका है, प्री मेडिकल टेस्ट में। तो एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन। प्रॉन में हमें क्या मिल रहा है? एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। ये एक आपका आउटलाइन आउट बना रखी मैंने कि भाई किस फाइलम में क्या मिल रहा है। तो हमें देखेंगे प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवन सच एज अमीबा और पैरामीशिया में। अमीबा पैरामीशिया में भाई एक्वेटिक हैबिटेट में मिल रहे हैं, जनरल बॉडी सरफेस, सेल की सरफेस से, प्लाज्मा लेमा से वो एक्सक्रीट कर रहे हैं अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा उनकी बॉडी से, जनरल सरफेस से, सेल मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा लेमा से सिक्रीट हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है अमोनिया का। स्पंजेस, स्पंजेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही सेल मेम्ब्रेन, अमोनिया। निडेरिया में हाइड्रा, निडेरिया और हाइड्रा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अमोनिया।
टीनोफोरा में एनल पोर्स मिलेंगे, टीनोफोरा में एनल पोर्स मिलेंगे। एक्सक्रीट क्या कर रहे हैं? अमोनिया। प्लेटेलमेंथीज में फ्लेम सेल्स मिलेंगी, सिक्रीट क्या कर रही हैं? अमोनिया। एस्कैरिस में एस शेप, रैनेट शेप, हमें रैनेट सेल्स मिलेंगी, जाइंट सेल्स मिलेंगी, एस शेप्ड होंगी। सिक्रीट क्या कर रहा है? अमोनिया और यूरिया। देखिए एस्कैरिस के आगे अमोनिया और यूरिया, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर वाटर प्लेंटी है अमोनिया, नहीं तो यूरिया। एनिलिड में सच एज अर्थवॉर्म, नेरिस, नेफ्रिडिया इज द ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और क्लोरेजोजन सेल्स, ये भी पूछा जा चुका। क्लोरेजोजन सेल्स किस में काम करती हैं? क्लोरेजोजन सेल्स अर्थवॉर्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती हैं। तो अमोनिया, अर्थवॉर्म में अमोनिया भी, यूरिया भी। ठीक। आर्थ्रोपोडा में आइए, क्रेफिश, प्रॉन। आर्थ्रोपोडा में क्रेफिश, प्रॉन अभी देखा हम लोगों ने। एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स, उसी का नाम। अमोनिया क्या सिक्रीट कर रहा है? अमोनिया। एक्वेटिक हैबिटेट में मिल रहा है। इंसेक्ट्स में मेल्पिगन टिब्यूल्स क्या सिक्रीट कर रहा है? यूरिक एसिड। इन लैंड फॉर्म अमोनिया इन एक्वेटिक। एक्वेटिक जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या सिक्रीट करेंगे? वो सिक्रीट करेंगे भाई अमोनिया। और ये जो लैंड में मिलने वाले टेरेस्ट्रियल में इंसेक्ट्स जो हैं ये क्या सिक्रीट करेंगे? ये सिक्रीट करेंगे यूरिक एसिड। स्कॉर्पियन, स्पाइडर, क्रिंग कैप, लिमुलस। स्कॉर्पियन और स्पाइडर में कॉक्सल ग्लैंड है, क्या सिक्रीट कर रहे हैं? ग्वानिन। किंग क्रैब, लिमुलस, कॉक्सल ग्लैंड हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्या सिक्रीट कर रहा? अमोनिया। मोलस्का में ऑर्गन ऑफ बोजानस, बहुत पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ऑर्गन ऑफ बोजानस याद रख लीजिएगा। ऑर्गन ऑफ बोजानस को हम लोग प्रिमिटिव टाइप की किडनी भी मानते हैं। और अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है एक्वेटिक में, और टेरेस्ट्रियल में यूरिक एसिड। इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फिट मिल रहा है, और ट्यूब फिट की सहायता से वो अपना एक्सक्रीशन कर रहा है। हेमिकॉर्डेट में ग्लोमेरुलस, हेमिकॉर्डेट, ग्लोमेरुलस। और हेमिकॉर्डेट में ग्लोमेरुलस हमारा क्या है? प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड की सहायता से एक्सक्रीट क्या कर रहा है? अमोनिया। यूरोकॉर्डेटा, न्यूरल ग्लैंड। सिफेलोकॉर्डेटा, फेरेंजियल नेफ्रिडिया। वर्टिब्रेट में या पेयर ऑफ किडनी। अब वर्टिब्रेट में जो पेयर ऑफ किडनी मिल रही है अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इट कुड बी प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक। 3 तरह की किडनी मिल सकती है वर्टिब्रेट में। तो वर्टिब्रेट में अमोनिया एक्सक्रीटिंग भी है, वर्टिब्रेट में यूरिक एसिड एक्सक्रीटिंग भी है, वर्टिब्रेट में यूरिया एक्सक्रीटिंग भी है। अब हम लोग ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ जाए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ह्यूमंस के आ जाए। यहाँ तक पढ़ने के बाद जो मोटा माटी बात है समझ में आ गई है कि 3 ग्रुप मिल रहे हैं आपको। 3 तरह के ग्रुप हम लोग मेनली देखेंगे। अमोनोटेलिज्म, जो अमोनोटेलिक नेचर के हैं, और यूरियोटेलिक नेचर के या यूरिकोटेलिक नेचर के। उन 3 ग्रुप में आपने देखा अमोनिया एक्सक्रीटिंग कौन से हैं? तो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं। और लैंड पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल जो हैं वो या तो यूरिया या फिर बहुत ही ज़्यादा जिनको स्कार्सिटी है वाटर की, वो यूरिक एसिड सिक्रीटिंग हो जाएंगे। यूरिक एसिड सिक्रीटिंग में आपकी बर्ड्स आएंगी, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आएंगे, और हमारे बर्ड्स और इंसेक्ट्स के अलावा लैंड रेप्टाइल्स भी हमारे यूरिक एसिड एक्सक्रीटिंग ऑर्गेनिजम्स में आ रहे हैं। ठीक है जी। अब ह्यूमन की बात कर लें हम लोग। इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी। ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम किसका बना है? पेयर ऑफ किडनी का बना है। 1 पेयर ऑफ यूरेटर, तो किडनी के अलावा यूरेटर और अ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर भी है, एंड अ यूरिथ्रा। और यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलता हमारा यूरिथ्रा, जिससे मिक्सचुरेशन होगा और यूरिन पास हो जाएगा। किडनीज आर रेडिश ब्राउन। किडनी एक ऐसी है रेडिश ब्राउन कलर की है, बीन शेप्ड है, सेम के आकार की है। बिटवीन द लेवल ऑफ 3rd थोरेसिक एंड लास्ट थोरेसिक एंड 3rd लंबर वर्टिब्रा। सिचुएटेड कहाँ पे है? सिचुएटेड है ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में, और बिटवीन द लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से लेके 3rd लंबर वर्टिब्रा तक के लेवल पे ये है। क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल, और एब्डोमिनल कैविटी के डॉर्सल इनर वॉल पे ये है। ईच किडनी इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की किडनी के डायमेंशन की बात कर लें तो 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 से 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, और 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है। तो 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ
और 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस, वेइंग अबाउट 120 to 170 ग्राम, 120 से 170 ग्राम वजन की हो सकती है। इन बर्ड्स कार्टिलेजिनस फिशेस, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल, बर्ड कार्टिलेजिनस फिशेस, क्रोकोडाइल एंड स्नेक, इसमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं मिलता। टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ईच कॉन्केव सरफेस, किडनी की देखिए दो सरफेस है, ये कॉन्केव सरफेस है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। सेंटर पे कॉन्केव सरफेस की सेंटर पे हाइलम एक नॉच मिल रहा है और उस हाइलम की सहायता से यूरेटर अंदर एंटर हो रहा है, ब्लड वेसल अंदर एंटर हो रही, नर्व अंदर एंटर हो रही है। तो विद द हेल्प ऑफ हाइलम या थ्रू हाइलम, ब्लड वेसल्स एंटर इनसाइड द किडनी, नर्व एंटर इनसाइड द किडनी एंड यूरेटर एंटर इनसाइड द किडनी। Blood vessels and nerve enter. Inner to the hilum is a broad funnel shape called the renal pelvis. हाइलम के अंदर जब हम एंटर हो गए तो हमें रीनल पेल्विस देखने को मिलेगा। तो ये आपका हाइलम है, हाइलम से अंदर एंटर हो रही है रीनल आर्टरी और रीनल वेल बाहर निकल रही है। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, यूरेटर की प्रेजेंस है। अब किडनी के हम लोग देखेंगे, किडनी को हम बांटेंगे आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, और कॉर्टेक्स बीच बीच में मेडुला के अंदर ये एम्बेडेड है। जहां मेडुला के बीच में एम्बेडेड है वो कहलाएगा हमारा कॉलम ऑफ बर्टिनी, और ये हमारे कहलाएंगे रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड कोनिकल शेप ले लेंगे और इनका जो बिल्कुल कोन है, सिरा है, टिप है, वो कहलाएगा हमारा रीनल पैपिला। रीनल पैपिला किस में खुल रहा है? रीनल पैपिला खुल रहा है माइनर कैलिसिस में, और माइनर कैलिसिस मिलके बना देंगे मेजर कैलिसिस, और मेजर कैलिसिस खुलेगा किसमें? पेल्विस में, और पेल्विस से फिर यूरेटर यूरिन को बाहर ले जाएगा। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल। किडनी की आउटर लेयर कैसी है? टफ कैप्सूल है। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन। किडनी के अंदर 2 जोन आपको देखने को मिल रही है, एंड आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। एक तो आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल एरिया, और मेडुला को फर्दर हम बांट देंगे कुछ कॉनिकल एरिया पे। द मेडुलरी पिरामिड्स, तो ये मेडुलरी पिरामिड्स है। ईच पिरामिड टर्मिनेट्स इनटू अ स्ट्रक्चर द रीनल पैपिला। पिरामिड टर्मिनेट किसमें हो रहे हैं? खत्म किसमें हो रहे हैं? रीनल पैपिला में। रीनल पैपिला प्रोजेक्टिंग इनटू द माइनर कैलिसिस। रीनल पैपिला किसमें खुल रहा है? माइनर कैलिसिस में। The cortex extend in between the medullary pyramids are called renal column of Burton. अब इसके बीच बीच में मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में जो कॉर्टेक्स घुस आया है उसको हम बोल रहे हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी या बर्टिन। द माइनर कैलिसिस लीड टू द मेजर कैलिसिस। माइनर कैलिसिस किस में खुल रहे हैं? मेजर कैलिसिस में, जो 2 से 3 नंबर है। दे ओपन इनटू द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर द रीनल पेल्विस, और वो खुल रहा रीनल पेल्विस में एक फनल शेप कीपनुमा स्ट्रक्चर है, विच इन टर्न लीड्स इनटू द यूरेटर, और जो अपनी बारी आने पे यूरेटर में खुल रहा है। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द नेफ्रॉन। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? वो है हमारी रीनल ट्यूब्यूल, जिसको हम लोग नेफ्रॉन भी बोलते हैं, और एक किडनी में फंक्शनल यूनिट। अब हम लोग नेफ्रॉन के पार्ट पे आ जाए, ठीक है जी। हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, कितना समय हो चुका है? चले आगे, आप लोग को सब समझ में आ रहा है ना? तो ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट। हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं। द मेलपिजियन कार्पस्कल, मेलपिजियन कार्पस्कल किससे मिलके बना है? बॉमन कैप्सूल अलॉन्ग विद ग्लोमेरुलस। तो मेलपिजियन कार्पस्कल किससे मिलके बना है? 2 स्ट्रक्चर है, बॉमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, एंड द रीनल ट्यूब्यूल ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। अब मेलपिजियन कार्पस्कल क्या है उसको फिर से देख लेते हैं। ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टरियोल। तो मेलपिजियन कार्पस्कल जो है 2 चीजों से, बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से बना है। अब ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस है टफ्ट ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का गुच्छा जो कि बना है एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल से कैपिलरी का गुच्छा बना। अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। एफरेंट आर्टरियोल क्या है? रीनल आर्टरी की ब्रांच है। विच टेक्स अवे ब्लड फ्रॉम किडनी, जो कि ब्लड ला रही है किडनी की तरफ। विच टेक्स ब्लड टूवर्ड्स द किडनी। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन एफरेंट आर्टरियोल, और एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आया, एफरेंट आर्टरियोल से चला जाएगा वापस। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर। रीनल ट्यूब्यूल की शुरुआत किससे हो रही है? डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर। रीनल ट्यूब्यूल की शुरुआत डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर से हो रही है, जिसको हम बॉमन कैप्सूल बोलते हैं। विच इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, और जो ग्लोमेरुलस को
इनक्लोज करेगा, घेर लेगा। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड द मेल्पिगियन बॉडी, और ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द मेल्पिगियन, ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड मेल्पिगियन बॉडी या मेल्पिगियन कार्पस्कल। बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस आर एब्सेंट इन फिशेस एंड डेजर्ट एम्फीबियन। फिशेस में और डेजर्ट एम्फीबियन में ग्लोमेरुलस नहीं बनेगा। तो फिशेस और एम्फीबियन में एक ग्लोमेरुलस किडनी होती है, सच अ किडनी इज कॉल्ड एक ग्लोमेरुलर। और इस तरह की किडनी जो एक ग्लोमेरुलर होगी उसमें यूरिन फॉर्मेशन का आधार जो है मुख्यतः ट्यूबुलर सिक्रीशन से यूरिन बनेगा। पार्ट्स ऑफ रीनल टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। अब हम लोग पार्ट ऑफ रीनल टिब्यूल को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा कप शेप स्ट्रक्चर से इसकी शुरुआत हुई है बोमेन कैप्सूल से। बोमेन कैप्सूल का आगे एक्सटेंशन जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल है। द टिब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क। अब ये बोमेन कैप्सूल का आगे एक्सटेंशन जो है हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल के रूप में इसका आपको एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। दैट इज लाइन्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल की लाइनिंग कौन बना रहा है? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल की लाइनिंग बना रहा है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स बेयरिंग अ ब्रश बॉर्डर, जिसपे आपको ब्रश बॉर्डर देखने को मिलेगा। दिस सेल्स हैव न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, और इसकी खासियत ये है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल्स की सेल्स की कि इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेंगे। लूप ऑफ हेनले पे आइए, अ हेयर पिन शेप। तो ये देखिए, ये तो है हमारा बोमेन कैप्सूल, ये है बोमेन कैप्सूल में टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल मिला के, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल मिला के मेल्पिगियन कार्पस्कल, मेल्पिगियन कार्पस्कल का एक्सटेंशन प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल के बाद लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल, और डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल के बाद कनेक्टिंग डक्ट, कनेक्टिंग डक्ट के बाद कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है जी, ओके। आइए फिर से देखिए, लूप ऑफ हेनले, अ हेयर पिन शेप्ड हेनले लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टिब्यूल, हैज अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग आर्म। लूप ऑफ हेनले में आपको डिसेंडिंग आर्म, असेंडिंग आर्म मिलेगी। द डिसेंडिंग लिम्ब कंप्राइजेस थिक सेगमेंट एंड थिन सेगमेंट। डिसेंडिंग लिम्ब जो है उसमें थिन और थिक दोनों सेगमेंट मिलेंगे, इसी तरह से असेंडिंग लिम्ब में भी थिन एंड थिक सेगमेंट दोनों मिलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चले। डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल, द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली क्वाइल्ड distal convoluted tubule. The ascending limb continues as another highly coiled tubular region called the distal convoluted tubule, the terminal part of which is called the collecting duct. The distal convoluted tubule of many nephron open into a straight tube, straight tube में खुल जाएगा जिसको collecting duct बोलते हैं। Collecting duct unite with another collecting ducts, खूब सारी collecting duct मिलके क्या बना देंगी? duct of Bellini। खूब सारी collecting duct duct of Bellini बना देंगी। डक्ट ऑफ बेलिनी दैट रन्स थ्रू रीनल पैपिला, जो रीनल पैपिला से बाहर को खुलेंगी। रीनल पैपिला किसमें खुला? माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से यूरेटर पेल्विस, और यूरेटर से यूरिन चला जाएगा। तो ये खूब सारी डक्ट, ये जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, ये मिलके क्या बना रही है? डक्ट ऑफ बेलिनी। और डक्ट ऑफ बेलिनी किससे खुल रहा है? रीनल, जो हमारे पैपिला है, रीनल पैपिला की सहायता से माइनर कैलिक्स में खुल रहा है। The Malpighian corpuscle PCT DCT of the nephron are situated in the cortical region। ये Malpighian corpuscle PCT DCT cortical region में होते हैं, whereas the loop of Henle medulla में होता है। In majority of nephron the loop of Henle is short and extends only very little in the medulla। अब हमारे नेफ्रॉन दो तरह के हैं, cortical nephron and juxtamedullary nephron। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्कशन होगा टाइप ऑफ नेफ्रॉन, एंड उसके बाद हम लोग यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप ऑफ नेफ्रॉन एंड यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड लक, गुड बाय।